हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी मेंस एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू देख रहे थे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग जो है देख रहे थे। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेन भी देखेंगे। अभी तक लेटेस्ट जो ये नए संस्करण के बुक यूथ के द्वारा जारी किया गया है उसके द्वारा देखेंगे। तो 5 चैप्टर इसमें हो चुका है। आज 6वां चैप्टर हम देखेंगे जिसमें ईमेल, इंटरनेट और इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू का परिचय से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक यूपी ट्रिपल एससी में, वो सभी देखने वाले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है, ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट एंड बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर सेंडिंग ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा नवीनतम और सर्वोच्चतम मानक है ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए, ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपके सामने 5। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट MIME इसका जो है नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है। ठीक है, MIME मतलब मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, इसका फुल फॉर्म बनता है। ईमेल के द्वारा मल्टीमीडिया जो कंटेंट है जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, अटैचमेंट फाइलें, ये सभी भेजने के लिए नवीनतम और सर्वोत्तम मानक जो है वो MIME है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। इसके अलावा इसमें जो दिया गया है इनकोडिंग और बिनहेक्स, ये पुराने तरीके हैं जिसे अब बहुत कम उपयोग किया जाता है। अभी लेटेस्ट में यही माइम चल रहा है, MIME, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 के पेपर में कि व्हाट इज़ द बेसिक कैपेबिलिटी ऑफ द सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या होती है? फाइलें डाउनलोड करना, या फिर वेबसाइट बनाना, या फिर ईमेल खातों का प्रबंधन करना, या फिर खोज शब्दों के अनुरूप डॉक्यूमेंट ढूंढना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। सर्च इंजन की जो बेसिक कैपेबिलिटी होती है वो क्या है? टू फाइंड डॉक्यूमेंट दैट करस्पॉन्ड टू सर्च टर्म्स, यानी कि खोज शब्दों के अनुरूप डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना, इसका जो है बेसिक कैपेबिलिटी है। सर्च इंजन एक ऐसा टूल है जो यूजर को इंटरनेट या किसी कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर इंफॉर्मेशन में से वांछित ट्रांसफॉर्मेशन खोजने में मदद करता है। सर्च इंजन का मुख्य कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध विशाल जानकारी में से यूजर के क्वेरी के अनुसार सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक परिणाम सर्च करके प्रस्तुत करता है। तो ये होता है सर्च इंजन का काम। आपको सर्च इंजन पढ़ना, सर्च इंजन के बारे में पढ़ना, सर्च इंजन का क्या काम है, ये सभी चीज़ें आपको जो है अभी पढ़ना है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2025 के पेपर में। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपी कहते हैं। तो ये सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों मानते हैं, ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है, तो इसलिए इसे सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल माना जाता है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नेटवर्क पर काम करने के लिए बहुत कम आवश्यकताएं रखता है। यह ना तो डेटा की डिलीवरी की गारंटी देता है, ना ही ऑर्डर, क्वालिटी ऑफ सर्विस या सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य सिर्फ पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम 2 भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, होस्ट कंप्यूटर के नाम के अंतिम 2 भागों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, सब डोमेन कहते हैं, होस्ट नेम कहते हैं, या फिर टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, डोमेन कहा जाता है। होस्ट कंप्यूटर के अंतिम 2 भागों को सामूहिक रूप से डोमेन कहा जाता है। होस्ट कंप्यूटर का नाम आमतौर पर एक पूर्ण डोमेन नाम होता है, जैसे कि host.example.com, इस तरीके से। तो इसमें होस्ट जो है वो क्या है? होस्ट नेम है। और example.com जो है ये क्या है? ये डोमेन नेम। डोमेन नेम के अंतिम 2 भाग एग्जाम्पल और कॉम के सामूहिक रूप से जो है डोमेन कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया क्वेश्चन है,
कि ईमेल स्वरूपण के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का क्या सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि ईमेल स्वरूपण के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का क्या सुविधा प्रदान करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सही है डी ऑप्शन। यह क्या करता है, ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल स्वरूपण के संबंध में कई सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से एक प्रमुख सुविधा यह है कि यह ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ये बताना अगला प्रश्न। इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए पार्ट एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में मुख्य रूप से एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण BGP यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट पर विभिन्न स्वामित्व प्रजातियों ऑटोनोमस सिस्टम यानी AS के बीच रूटिंग निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरों को कॉपी भेजने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BCC कहते हैं। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरों को कॉपी भेजने के लिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग करते हैं। BCC जो भी ईमेल एड्रेस डाला जाता है उसकी जानकारी टू या कार्बन कॉपी यानी कि CC में डाले गए लोगों को नहीं होती है। तो ये चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। ये तीनों प्रकार के जो कंप्यूटर हैं इनको क्या कहते हैं, इनको इंटरनेट होस्ट के रूप में माना जाता है। इंटरनेट होस्ट क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो सीधे इंटरनेट से जुड़ा होता है और इसका एक यूनिक एड्रेस होता है। ऐसे कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य डिवाइसेस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर भी शामिल हो सकते हैं यदि वह इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपित ईमेल भेज, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ फॉर सेंडिंग फॉर्मेटेड ईमेल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डी ऑप्शन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। आंसर यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। HTML जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, इसका उपयोग फॉर्मेटेड ईमेल भेजने के लिए करते हैं जिसमें टेक्स्ट को कलर, इमेज, फॉन्ट स्टाइल आदि के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ASCII और प्लेन टेक्स्ट ओनली केवल ज़्यादा और बिना फॉर्मेट के टेक्स्ट के लिए होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, पाथ MTU मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है, ठीक है। इनमें से बताना, MTU मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, व्हाट इज द पाथ MTU मतलब कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गंतव्य के पथ के साथ सबसे छोटा अधिकतम पैकेट आकार, मतलब द स्मॉलेस्ट मैक्सिमम पैकेट साइज अलोंग द पाथ टू अ डेस्टिनेशन। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं, तो पाथ मतलब कि पाथ MTU मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एक नेटवर्क स्रोत पर सबसे छोटा MTU होता है जिसे बिना फ्रेगमेंटेशन के प्रसारित किया जा सकता है। यह नेटवर्क के सभी सेगमेंट्स यानी राउटर्स हो गया, लिंक्स हो गया आदि के MTU में से न्यूनतम मान होता है। उदाहरण, यदि स्रोत से गंतव्य तक के पथ में 3 लिंक है जिसके MTU क्रमशः 1500 बाइट, 1000 बाइट्स और 1200 बाइट्स हैं, तो पाथ MTU 1000 बाइट्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है कि बैंकिंग के लिए USSD सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, NUP प्रदान करता है, मतलब नेशनल यूनिफाइड
USSD प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, बेसिकली बी ऑप्शन सही है। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं। USSD मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसका फुल फॉर्म होता है। एक ऐसी तकनीक होती है जो मोबाइल फ़ोन से बिना इंटरनेट के बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा देती है। यह खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ठीक है, और NUUP मतलब नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म है, एक सरकारी पहल है जिसे NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। इसके माध्यम से ग्राहक मोबाइल *99# डायल करके निम्नलिखित सेवाएं इसमें ले सकते हैं, जिससे जैसे कि बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UPI पिन सेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक है, प्रमुख बिंदु में यह सेवा जो है सभी GSM मोबाइल फ़ोन पर कार्य करती है। स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए। इसे 11 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। यह सुविधा 24/7 जो है उपलब्ध है, मतलब 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन। चलिए अगला प्रश्न है, आप ईमेल में किस प्रकार की फाइलें संलग्न कर सकते हैं, मतलब व्हाट टाइप्स ऑफ फाइल्स कैन यू अटैच टू एन ईमेल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एनी फाइल दैट कैन बी पुट इन फाइल फॉर्म, मतलब कोई भी फाइल जिसे फाइल फॉर्म में रखा जा सकता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ईमेल में लगभग किसी भी प्रकार की फाइल को संलग्न किया जा सकता है, जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गया, जैसे कि PDF हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा ऑडियो फाइल जैसे कि MP3 हो गया, .web हो गया फाइल। इसके बाद फिर वीडियो फाइल हो गया जैसे MP4 AVI हो गया। छवियाँ जैसे कि छवियाँ मतलब चित्र हो गया, फ़ोटो हो गया जैसे JPG PNG फाइल। जिप फाइलें हो गई, प्रेजेंटेशन फाइलें हो गई जैसे कि PPT आदि। तो ये सभी चीज़ें इसमें क्या है, अटैच कर सकते हैं। हालांकि कुछ ईमेल सेवाएं सुरक्षा कारणों से कुछ विशेष प्रकार की फाइलें जैसे कि .exe .bat को ब्लॉक कर सकती हैं, लेकिन सामान्य रूप से कोई भी फाइल जिसे डिजिटल रूप में सहेजा जा सकता है वो ईमेल में संलग्न की जा सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका क्या है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन फिर वापस रिपीट हो गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना, ये IP का जो है मेन कार्य होता है, प्राइमरी रोल होता है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP जो होता है नेटवर्क पर डेटा को पैकेट्स के रूप में बांटता है और उन्हें सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह नेटवर्क लेयर का काम करता है और डेटा के रूटिंग और एड्रेसिंग की जिम्मेदारी संभालता है। तो ये बेसिकली IP का काम होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर हम होस्ट कहते हैं। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। होस्ट एक ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है और सेवाएं प्रदान करता है। यह नेटवर्क पर मौजूद किसी भी उपकरण को जो है यानी डिवाइस को संदर्भित करता है जो एक विशिष्ट IP एड्रेस रखता है और डेटा संचार में भाग लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाता है। दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन नेविगेट करने के लिए हम किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, गलत कथन की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये BPO के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए थे। चलिए इसमें गलत कथन बताना। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेशों को संग्रहित नहीं करते हैं, और जो कि यही गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया क्या होता है, जो हटाया गया जो मैसेज उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और गलत वाला पहचान करना था। बाकी सारे सही, उसको भी पढ़ लेते हैं। पहला है कि दूसरा है, सोशल मीडिया पर किसी यूजर्स को ब्लॉक करने से उन्हें कमेंट्स या संदेशों में आपका उल्लेख करने से रोका जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैकर्स के माध्यम से अपने ऐप के बाहर ब्राउजिंग बिहेवियर एकत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। वेरीफाइड बैज यह सुनिश्चित करते हैं कि खाता प्रमाणित है, मतलब कि अकाउंट जो है वो ऑथेंटिक है और किसी सार्वजनिक व्यक्ति या ब्रांड का है। तो ये भी सही है। तो गलत वाला कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कुछ BPO के पेपर में आया हुआ था। एक्सप्लेन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
हटाए गए संदेशों यानी मैसेज को कुछ समय के लिए जो है स्टोर करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। खासकर ये डेटा स्टोर या बैकअप कानूनी उद्देश्यों के लिए जो है आवश्यक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कथन और कारक से क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरीके से बनाकर पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कथन दिया गया है कि HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है, और इसका कारण है क्यों? क्योंकि HTML वेब दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट संरचना को परिभाषित करता है, जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच एक वेब कंटेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। अब इसमें बताना है कि इन दोनों में से क्या सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी पेपर कोई है BPO के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है 17 का। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन और कारण जो है क्या है वो अवकथन एक ही सही व्याख्या है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों क्या है कि व्याख्या भी करता है। क्यों? एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन की बात करें तो HTML मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म बनता है वेब पेज की संरचना और सामग्री, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, लिंक हो गया, इसको परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है एक प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच जानकारी के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। तो WWW के फंक्शनिंग में दोनों HTML और HTTP जरूरी भूमिका निभाते हैं, और कारण जो है ठीक तरह से अवकथन को समझा रहा है, तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है, ये बताना था। तो यहाँ पे आंसर सही था ए पार्ट SSH। कौन सा सही है? तो SSH जो है ये पूरा सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, क्योंकि SSH का पूरा नाम है सिक्योर सेल। ठीक है, ये एक सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डेटा को एनक्रिप्ट करके सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करता है। ये रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफ़र के लिए सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। SSH टेलनेट का अपग्रेडेड वर्जन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये एक प्रोटोकॉल है और पोर्ट नंबर दिया गया था, इसमें पूछा गया क्वेश्चन था, और इसमें बताना था कि HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होता है, FTP और SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आया था। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80। ठीक है, तो A का 3rd था, और HTTPS जो दिया गया है इसका पोर्ट नंबर होता है 443, यानी कि पहला सही था। और FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसका फुल फॉर्म बनता है, इसका पोर्ट नंबर होता है 21, और SMTP का होता है 25। तो इस तरीके से ये मिलान करना था। तो यहाँ पे आंसर जो सही था वो कौन सा सही था? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से बताना था कि कौन सा कथन जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, इनमें से बताना था कौन सा कथन जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल मतलब कि जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल के मूल सिद्धांत का वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका आंसर था बी ऑप्शन, यूजर के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करना। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही था। ठीक है, जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मूल सिद्धांत है कभी भरोसा ना करो, हमेशा सत्यापित करो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जीरो ट्रस्ट मूल मॉडल जो है इसका मूल सिद्धांत है कि कभी भरोसा ना करो, हमेशा सत्यापित करो। इसका मतलब है कि चाहे यूजर्स नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, हर एक्सेस अनुरोध की सत्यापन और अनुमति प्रक्रिया दोहराई जाती है। यह मॉडल उपयोगकर्ता की पहचान, डिवाइस की सुरक्षा की स्थिति, स्थान और अनुरोधित संसाधनों के ध्यान में रखते हुए जो है निर्णय लेता है। तो ये सभी जो है इसका काम था। ठीक है, तो ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो था 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना था। ठीक है, मिलान करने में इधर दिया गया था लिंक्डइन दिया गया है, ट्विटर दिया गया है, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है ई संजीवनी, माई गवर्नमेंट, और इसके अलावा ये चार दिए गए थे। ठीक है, और चारों का मिलान करना था। अब इसके बारे में लिंक्डइन के बारे में पता होना चाहिए, ट्विटर के बारे में ई संजीवनी क्या है, माई गवर्नमेंट क्या है, तभी इधर जो है इसके बारे में मिलान कर सकते हैं। देखिए लिंक्डइन का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसका मतलब है
ये क्या है, ये एक व्यावसायिक नेटवर्किंग और करियर विकास के लिए जो है ये ऐप बना हुआ था। तो यहाँ पे क्या जाएगा, व्यावसायिक नेटवर्किंग और करियर विकास, मैंने पहला का पहला सही है। ट्विटर की अगर हम बात करेंगे तो ट्विटर जो था ये सामूहिक अपडेट और चर्चाओं के लिए जो है माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर इसका जो हो जाएगा वो है बी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ई संजीवनी ऐप की बात करें तो ये जो था ये दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है ये टेलीमेडिसिन की पहल है एक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और माई गवर्नमेंट मतलब कि शासन में नागरिक के लिए जो है भागीदारी के लिए क्राउड सोर्सिंग मंच था। तो इस तरीके से ये सही था। ठीक है, तो आंसर इसका पहला का पहला सही है, दूसरा का दूसरा सही है, बी तीसरा, और इस तरीके से आंसर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन और कारक से क्वेश्चन दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से बताना है कि कथन और कारक में क्या है, गलत है कि सही है, क्या गलत सही है ये बताना था। ठीक है, कथन दिया गया है कि एक VPN सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह अज्ञात कर देता है, और कारण इसका है कि VPN यूजर्स और VPN सर्वर के बीच डेटा इनक्रिप्ट करते हैं। हालांकि VPN प्रदाता अभी भी यूजर्स की गतिविधि की निगरानी कर सकता है। अब इसमें से बताना है कि कथन और कारक में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिया गया है पहला कथन जो है अभिकथन की एक VPN सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से यूजर डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। इसमें सही की अगर बात करेंगे तो कारण सही है और कथन जो है गलत है। क्यों गलत है, अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। मंडी सचिव के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, VPN क्या है, सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से यूजर्स डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। कथन गलत है, क्योंकि VPN उपयोगकर्ता की गतिविधि को केवल एनक्रिप्ट करता है, लेकिन वो पूरी तरह से एनोनिमस नहीं बनाता, मतलब अज्ञात नहीं बनाता। तो इसीलिए कथन जो है गलत है। और VPN प्रदाता उपयोगकर्ता की गतिविधि देख सकता है, और कुछ मामलों में बाहरी एजेंसियां जैसे सरकारें VPN प्रदाता से डेटा प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए जो है कथन गलत है और कारण इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, OSI मॉडल में कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है इनमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, नेटवर्क लेयर जिम्मेदारी है और जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूटिंग के लिए जिम्मेदार है। यह लॉजिकल एड्रेसिंग जैसे IP एड्रेस का उपयोग करते पैकेट्स को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के DNS रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, SPF रिकॉर्ड। ठीक है, SPF मतलब स्टोर्ड एज टेस्ट रिकॉर्ड, इसको SPF रिकॉर्ड करते हैं, टेस्ट रिकॉर्ड के रूप में स्टोर किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। SPF मतलब सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, रिकॉर्ड एक टेस्ट रिकॉर्ड के रूप में जोड़ा जाता है और जो ये निर्दिष्ट करता है कि कौन से मेल सर्वर या IP एड्रेस उस डोमेन से ईमेल भेजने के लिए अधिकृत है। यह ईमेल स्पूफिंग और फिशिंग को रोकने में मदद करता है। हालांकि MX मतलब मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड का उपयोग ईमेल प्राप्त करने वाले सर्वर को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, न कि प्रेषक की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए आउटगोइंग ईमेल संचार इंक्रिप्टेड है। कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसके लिए SMTP ओवर TLS SMTPS का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ईमेल भेजते समय जो है SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, और लेकिन सुरक्षित संचार इंक्रिप्शन के लिए SMTP को TLS यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसे SMTPS भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, फेसबुक द्वारा इस ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाने वाला कौन सा एल्गोरिदम यूजर्स के समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए बंधुत्व, वजन और समय के क्षय को कारक बनाता है। यानी कि एफिनिटी, वेट एंड टाइम डिके टू रैंक पोस्ट इन ए यूजर्स न्यूज फीड। तो इसमें बताना है कि व्हिच एल्गोरिदम। ठीक है,
कौन सा एल्गोरिदम इसमें माना जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 26 का ए पार्ट एज रैंक। एज रैंक हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ए पार्ट इसका राइट। एज रैंक जो है फेसबुक का एक प्रारंभिक एल्गोरिदम जिसका उपयोग यह तय करने के लिए किया था कि कौन सी पोस्ट उपयोगकर्ता की न्यूज़ फीड में दिखाई जाए। बाद में फेसबुक ने इस एल्गोरिदम को और अधिक उन्नत एल्गोरिदम जैसे मशीन लर्निंग आधारित रैंकिंग में बदल दिया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से एज रैंक ही इसका मूल एल्गोरिदम था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? इनमें से वैध IPv4 एड्रेस की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 192.168.1.1। इस तरीके से आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये वैध IPv4 एड्रेस होता है। IPv4 एड्रेस एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जो इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर कनेक्टेड डिवाइस जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, राउटर हो गया, इन सभी को असाइन किया जाता है। यह एड्रेस डिवाइसों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। IPv4 एड्रेस 32 बिट का नंबर होता है जो 4 डॉट सेपरेटेड ऑक्टेट के रूप में जो है दिखाया जाता है, और प्रत्येक ऑक्टेट 0 से 255 तक की ही वैल्यू ले सकता है, जैसे 192, 168.1.1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कथन और कारक से क्वेश्चन पूछे गए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कथन दिया गया है कि जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है, और इसका कारण कि जीरो ट्रस्ट के लिए सभी यूजर्स और डिवाइसों की निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वो कहीं भी हो। अब इसमें बताना है कि कथन गलत है, कथन क्या है, सही है, गलत है, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कथन और कारण दोनों सही है, और क्या है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों करता है तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल जो है ये एक आधुनिक साइबर सुरक्षा मॉडल है जो कभी भरोसा मत करो हमेशा सत्यापित करो के सिद्धांत पर काम करता है। और जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल के अनुसार कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं होता, चाहे वो नेटवर्क के अंदर आ रहा हो या बाहर से। यह बताता है कि जीरो ट्रस्ट मॉडल के सभी यूजर्स और डिवाइसों की निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वह कहीं भी हों। इसलिए कथन और कारक दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, यहाँ पे मिलान करना था, प्रोटोकॉल दिया गया, उसके कार्य विवरण दिए गए हैं। ठीक है, ये SMTP, IMAP, POP3, MIME, ये क्या है, प्रोटोकॉल है, उसके कार्य हैं इधर, तो उनके कार्यों से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मिलान करते हैं, मिलान करने में तो इसमें आपको जब पता होगा तभी आप मिलान कर सकते हैं कि SMTP क्या है, IMAP क्या है। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि ये सर्वरों के बीच ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग ईमेल बिटवीन सर्वर्स। तो ये हो जाएगा इसका जो है कार्य। IMAP का कार्य है कि सर्वर पर ईमेल पुनः प्राप्त करने और सिंक्रोनाइज करने के लिए जो है प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। POP3 जो एक प्रोटोकॉल है, इसका प्रयोग हम ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल है, अक्सर उन्हें सर्वर से हटाते हुए करते हैं। ठीक है, तो POP3 का इस्तेमाल करेंगे। माइम जो प्रोटोकॉल है, ये क्या है, मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्मेट करने के लिए जो है मानक प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे इसका कार्य हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मतलब नेट का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये जो है कई उपकरणों को एक सार्वजनिक IP साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक IP एड्रेस को संरक्षित करता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। IPv4 में सार्वजनिक IP एड्रेस की संख्या सीमित है। नेट एक ऐसी तकनीक है जो कई प्रोडक्ट IP एड्रेस को एक ही सार्वजनिक IP एड्रेस जैसे इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होने की अनुमति देता है। यह एक सार्वजनिक IP एड्रेस की कमी को दूर करने में मदद करता है और नेटवर्क सुरक्षा में भी सहायक होता है। तो ये काम होता है। ठीक है, SMTP का पूरा नाम क्या है बताना, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, जो कि दिया गया है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है HTTP 404 त्रुटि यानी एरर शब्द क्या दर्शाता है, तो इसका मतलब क्या है बताना था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सर्वर पर अनुरोधित संसाधन नहीं मिल सका। तो इसका मतलब तब फिर ये दिखाता क्या है, HTTP 404 एरर। HTTP 404 एरर का अर्थ है कि सर्वर पर अनुरोधित संसाधन नहीं मिल सका। ये एरर तब उत्पन्न होती है जब ब्राउज़र जिस वेब पेज को खोज रहा है और वो सर्वर पर उपलब्ध नहीं होता है, तब ये एरर दिखाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ICMAP
ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के संबंध में मान्य नहीं हो सकता। पहले दिया गया टाइम एक्सीडेड टाइप 11, इनकरेक्ट पाथ टाइप 6, या फिर ए रिडायरेक्ट मैसेज टाइप 5, या फिर द डेस्टिनेशन अनरीचेबल टाइप 3। यहाँ पे कौन सा एक जो है इसका मान्य नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट पाथ टाइप 6 जो दिया गया ये इसका मान्य जो है नहीं हो सकता, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है ICMP का। ये एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में त्रुटि और नियंत्रण संदेशों को प्रसारित करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से इनकरेक्ट पाथ टाइप 6 ICMP संदेश का एक मान्य प्रकार नहीं है। ICMP संदेशों के प्रकार 0 से 18 तक होते हैं और टाइप 6 एक आरक्षित प्रकार है और इसका उपयोग किसी भी ICMP संदेश के लिए जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वो क्या बन जाता है। ठीक है, जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो SMTP क्लाइंट बन जाता है, SMTP क्लाइंट बन जाता है, और आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। SMTP के अंतर्गत जब एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को भेजता है तो भेजने वाला सर्वर SMTP क्लाइंट के रूप में कार्य करता है और इसी समय प्राप्त करने वाला सर्वर SMTP सर्वर के रूप में कार्य करता है। इस प्रक्रिया में SMTP सर्वर मेल प्राप्त करने और प्रोसेस करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष सर्व प्रचालित किया गया था, सर्व प्रचलित किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब कि WW और W को किस वर्ष जो है सर्व प्रचालित किया गया था। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। इसको 1991 में जो है सर्व प्रचलित किया गया था, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, टिम बर्नर्स ली महोदय थे जिन्होंने WWW को वर्ष 1989 में बनाकर प्रस्तुत किया और लेकिन सार्वजनिक रूप से 1991 में आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर नेटवर्क में सब नेट मास्क का क्या कार्य है। कंप्यूटर नेटवर्क में सब नेट मास्क का कार्य क्या है, ये बताना है। तो इसका काम होता है एक IP एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भाग में विभाजित करना, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सब नेट मास्क जो है एक 32 बिट संख्या होती है जिसका उपयोग IP एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करने के लिए करते हैं और यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष IP एड्रेस किस नेटवर्क से संबंधित है और उस नेटवर्क के भीतर कौन सा होस्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी रखते हैं, तो इसमें क्या ये सही है। तो देखिए फायरवॉल जो होता है इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी केवल सिर्फ दिया गया है केवल, तो केवल गलत है, केवल इसी की नहीं रखते। ठीक है, दूसरा कथन है फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये सही है, फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक सकते हैं, तो सभी प्रकार के साइबर अटैक को नहीं रोक सकता। चौथा है फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन 2 और 4 सही है, इसका दोनों कथन सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, फायरवॉल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी और आउटगोइंग दोनों प्रकार की ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रित करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले वाले में क्या दिया था केवल, तो इसीलिए केवल गलती थी। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो फायरवॉल अनधिकृत पहुंच को ब्लॉक कर सकते हैं जिससे नेटवर्क सुरक्षा में सुधार होता है। तीसरा इसमें देखें तो फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को नहीं रोक सकते, वह केवल ज्ञात और कुछ प्रकार के अटैक्स को रोकने में मदद करते हैं। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के हो सकते हैं और जो विभिन्न नेटवर्क एनवायरनमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए DNS के बारे में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन आया था। चलिए बताइए DNS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। DNS की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38, तो DNS का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। DNS जो है IP एड्रेसेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य IP एड्रेस को मानव पठनीय डोमेन नामों जैसे कि www.yct.com में परिवर्तित करना है ताकि यूजर्स वेबसाइट को आसानी से याद कर सके और एक्सेस कर सके।
निम्नलिखित नेटवर्क उपकरणों का उनके उद्देश्यों से मिलान करना। ठीक है, आगे जो ये दिए गए ये नेटवर्क उपकरण दिए गए और उनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, वो दिया गया, तो उनसे मिलान करना। राउटर का क्या उद्देश्य क्या है, स्विच का क्या उद्देश्य है, मॉडेम का उद्देश्य क्या है, एक्सेस पॉइंट का क्या उद्देश्य है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आया था मिलान करने के लिए। तो राउटर की बात करेंगे तो राउटर नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है। ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है, निर्देशित करता है। तो ए का 4 हो जाएगा। स्विच का काम क्या है, तो स्विच की अगर हम बात करते हैं तो स्विच जो है ये उपकरण को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, कनेक्टेड डिवाइस, मतलब कि उपकरण को कनेक्ट करता है। मॉडेम का काम क्या है, तो ये डिजिटल सिग्नल को परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है, डिजिटल सिग्नल को परिवर्तित करता है। और एक्सेस पॉइंट की बात करेंगे तो ये वाईफाई कवरेज बढ़ाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार मिलान करने के लिए आया था। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया प्रोटोकॉल एक विस्तारित एक स्थिर सेट कौन सा इसमें से है, विच इज अ लेयर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें से कौन सा एक लेयर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, ये बताना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो TCP/IP है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल एक लेयर्ड प्रोटोकॉल सेट है जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। यह प्रोटोकॉल सेट 4 लेयर में संगठित होता है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक लेयर। प्रत्येक लेयर विशिष्ट नेटवर्क फंक्शन को संभालती है और डेटा संचार को प्रभावी और विश्वसनीय बनाती है। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में भी मिलान करने के लिए आया था इस तरीके से। देखिए मिलान करने के से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं और आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके बारे में ज़रूर जानना कि उसका उद्देश्य क्या है, इनका कार्य क्या है। जैसे अभी इसमें देखिए मिलान करने, जैसे मैसेज दिया गया है, मैसेज का कार्य है, चैनल उपयोग का क्या कार्य है, पैकेट्स क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, इनके बारे में अगर आप जानेंगे तभी इसका जो है मिलान कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर हम देखें तो मैसेज का काम क्या है, संचार को प्रभावित करने वाले अलग संदेशों का अलग अलग आकार, उसको हम कहते हैं संदेश या मैसेज कहते हैं। चैनल उपयोग की बात करें तो कई संदेशों के लिए चैनलों का कुशल उपयोग करना कहलाता है। पैकेट क्या है, तो आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े संदेशों को तोड़ने वाली छोटी इकाइयाँ को पैकेट कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल की बात करें तो नियम जो अनुप्रयोगों के बीच संदेश को अर्थ को परिभाषित करते हैं। संदेश की लंबाई क्या है, तो पते जैसी जानकारी वाला डेटा जो होता है उसको संदेश की लंबाई होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है डायलअप लाइनों पर आईपी पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा था इसमें से। ठीक है, डायलअप लाइनों पर आईपी पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीरियल लाइन आईपी। सीरियल लाइन आईपी हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। सीरियल लाइन आईपी एक सरल प्रोटोकॉल था जिसका उपयोग 1980 के दशक में डायल अप कनेक्शनों पर आईपी पैकेट भेजने के लिए किया जाता था। हालांकि ये केवल आईपी पैकेट को संभाल सकता था और इसमें एरर डिटेक्शन जैसी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए बाद में इसे पीपीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अगला प्रश्न फिर हमें मिलान करना है। अर्पानेट दिया गया, ईथरनेट दिया गया, ठीक है, रे टॉमलिंसन दिया गया, टिम बर्नर्स-ली और X25 के बारे में। तो अब इनके बारे में जब आप जानेंगे तभी आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, अर्पानेट ईथरनेट क्या होता है, चलिए मिलान करते हैं इसमें। और इसमें अगर हम बात करेंगे अर्पानेट की, तो अर्पानेट क्या है, एक इंटरनेट का एक प्रिकर्सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा जो है वित्त पोषित है। और ईथरनेट की बात करें तो 1973 में जेरॉक्स पार्क्स में ईथरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया गया था। ठीक है, और रे टॉमलिंसन जो है ये 1971 में ईमेल के लिए मानव यूजर नेम @ होस्ट नेम से जो है इन्होंने प्रारूप विकसित किया था। टिम बर्नर्स-ली ने 1991 वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की अवधारणा जो है विकसित की थी। X.25 की बात करें तो फ़ोन लाइनों का उपयोग करके एक पैकेट स्विचिंग का प्रोटोकॉल जिसका उपयोग शुरुआती नेटवर्क में किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है इनमें से।
44 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। मॉडेम जो होता है ये जो है टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है। मॉडेम की बात करें, इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है। यह जो है आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, जिससे वैश्विक संचार संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। जो आपको अपने पीसी से आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट को कनेक्ट करने देता है उसको क्या कहते हैं? इनमें से उसको कहते हैं वाईफाई। ठीक है, वाईफाई कहेंगे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मतलब व्हिच लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्शन लाइन फ्रॉम योर पीसी टू आईएसपी, तो होता है वाईफाई। ठीक है, वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो बिना फिजिकल वायर्स के उपयोग से आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने की जो है सुविधा देती है। और यह रेडियो तरंगों की का है उपयोग करता है और ताकि आप अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता के नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। अगला प्रश्न में भी हमें मिलान करना है। 46 में कुछ इस तरीके से मिलान करने के लिए आया था, जिसमें सिंपल चैनल्स के बारे में, सिंप्लेक्स चैनल के बारे में पूछा गया। हाफ डुप्लेक्स चैनल क्या है, फुल डुप्लेक्स चैनल क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चैनल क्या है, मल्टीपल चैनल मल्टी पॉइंट चैनल क्या है। तो ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको विधिवत आप पढ़िएगा। इसमें जो आया था उसके बारे में मिलान करते हैं। जैसे कि सिंप्लेक्स चैनल जो था ये क्या होता है, तो ये केवल एक ही दिशा में सिग्नल भेजता है। हाफ डुप्लेक्स चैनल जो होता है वॉकी टॉकी की तरह एक बार में एक ही दिशा में सिग्नल भेजता है। फुल डुप्लेक्स चैनल क्या होता है, दोनों दिशाओं में एक साथ सिग्नल भेजता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चैनल की बात करें तो दो डिवाइसों के बीच सीधा कनेक्शन, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स होता है। ठीक है, तो उनको कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट चैनल। इसके बाद आता है मल्टी पॉइंट चैनल, कई डिवाइस द्वारा उपयोग किया जाता है, वायरलेस नेटवर्क में सामान्य है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिलान करने के लिए आता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? ठीक है, ऐसी कौन सी जो भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है, ये बताना था। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उसको कहते हैं पैकेट। क्या कहते हैं? पैकेट होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पैकेट एक भौतिक रूप से मौजूद डेटा की इकाई है जो ईथरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट होती है तथा यह डेटा का एक छोटा टुकड़ा है जिसे नेटवर्क पर भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डीएनएस स्टैंड फॉर, डीएनएस का मतलब क्या है ये पूछा गया था। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब आप किसी वेबसाइट या का यूआरएल ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम उस डोमेन नेम को उसके संबंधित आईपी एड्रेस में बदलता है ताकि आपका डिवाइस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो यूजर्स के बीच वास्तविक समय संचार है? तो इसमें से वो हो जाएगा चैट। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, चैट होता है। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार को तत्काल संदेश या फिर लाइव चैट कहा जाता है। ठीक है, इसमें दोनों यूजर्स को एक ही समय में संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने की सुविधा मिलती है। उदाहरण के तौर पर व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, यहाँ से सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओएसआई मॉडल लेयर का सही क्रम क्या है? मतलब ऊपर से नीचे हमें बताना है। ओएसआई मॉडल का जो 5 लेयर होते हैं तो उसका हमें क्रम बताना है। ठीक है, सॉरी 7 लेयर होते हैं, माफ करिएगा। ओएसआई मॉडल की अगर हम बात करें, ओएसआई क्या होता है, तो ओएसआई होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे पूरा देख लेते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो या फिर ओएसआई मॉडल जो होता है एक रेफरेंस मॉडल है जिसे आईएसओ द्वारा विकसित किया गया है। यह नेटवर्किंग में डेटा कम्युनिकेशन को 7 अलग लेयर्स में विभाजित करता है। अब ये नीचे से ऊपर क्रम देख लेते हैं। सबसे नीचे फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर उसके ऊपर नेटवर्क लेयर होता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, फिर सेशन लेयर होता है, फिर क्या होता है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सबसे लास्ट में क्या होता है एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए हम इसमें से जो प्रोटोकॉल है उसका प्रयोग करते हैं, वो है POP3 प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या है? आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है।
नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। POP3 यूजर्स को मेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने और स्थानीय रूप से स्टोर करने की अनुमति देता है, जबकि SMTP ईमेल को भेजने और फॉरवर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा यूजर्स के कनेक्शनों का साइज और स्ट्रेंथ को जो है संदर्भित करती है इनमें से? तो वो हो जाएगा सोशल ग्राफ। क्या होता है? सोशल ग्राफ होता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, सोशल ग्राफ एक नेटवर्क संरचना को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति और उनके कनेक्शनों जैसे कि दोस्त, परिवार, सहकर्मी आदि के बीच संबंधों को दर्शाता है। ये उनकी कनेक्शन स्ट्रेंथ जैसे इंटरेक्शन की आवृत्ति और साइज यानी फुल कनेक्शन की संख्या को समझने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपेटेबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीनिंग शेयरिंग को सक्षम बनाता है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा मीरा कास्ट। उसको क्या कहते हैं? मीरा कास्ट कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन। मीरा कास्ट क्या है? एक वायरलेस डिस्प्ले तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से और टीवी या मॉनिटर पर स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है। मीरा कास्ट 1080 पिक्सल HD वीडियो 5.1 सराउंड साउंड का जो है समर्थन करता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन शेयरिंग संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 54, TCP के और IP मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ठीक है, TCP IP के मॉडल के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है। पहला है एप्लीकेशन लेयर में HTTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल सही शामिल है तो होते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है, तो ये गलत है। डेटा लिंक लेयर और OSI मॉडल की पहली लेयर नहीं, अभी ऊपर मैंने बताया डेटा लिंक की जो है OSI मॉडल की पहली लेयर क्या है? ये दूसरी लेयर है। ठीक है, पहली जो लेयर है वो फिजिकल लेयर होती है, तो यही गलत हो जाएगा, गलत कथन बताना था। तीसरा सही है। ठीक है, नेटवर्क लेयर उपकरणों के बीच पैकेट को राउटिंग को के लिए उत्तरदायी करती है, मतलब कि द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट बिटवीन डिवाइस। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर TCP का उपयोग करके विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत वाला जो है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की दूसरी लेयर होती है, पहली नहीं होती, तो यही गलत था। OSI मॉडल की पहली लेयर जो है वो फिजिकल लेयर है, हालांकि ये TCP मॉडल के प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होता, लेकिन इसका काम नेटवर्क एक्सेस लेयर में समाहित होता है। चलिए अगला प्रश्न हमें मिलान करना था। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, SQL ये सब क्या है इसके बारे में बताना था मिलान करके। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे मिलान करते हैं तो HTML की बात करें तो ये वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, CSS की बात करते हैं तो वेब पेजों को स्टाइल करता है। जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो वेब पेजों में इंटरेक्टिविटी जोड़ता है। SQL की बात करें तो डेटाबेस जो है प्रबंधित करता है, तो ये सारे काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा TDMA और CDMA के बीच महत्वपूर्ण अंतर है कि कैसे विविध उपयोगकर्ता एक ही आवृत्ति स्पेक्ट्रम को साझा करते हैं? तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? जो इसके लिए सही है वो है डी पार्ट। TDMA जो है प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग समय स्लॉट का उपयोग करता है, जबकि CDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय कोड का उपयोग करता है, तो ये इसके लिए सही था, बाकी सारे जो है गलत है। अब TDMA और CDMA के बारे में जान लेते हैं। TDMA का फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, यानी कि यह तकनीक समय विभाजन पर आधारित होती है, जहाँ प्रत्येक यूजर्स को संचार के लिए विशिष्ट समय स्लॉट प्रदान किया जाता है। और CDMA है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि इसमें सभी यूजर्स एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम साझा करते हैं, लेकिन प्रत्येक यूजर्स को संचार के लिए एक अद्वितीय कोड असाइन किया जाता है, जिससे संकेतों को अलग किया जाता है। तो ये हो गया TDMA और CDMA। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि HTTP और HTTPS के बारे में कौन सा इसमें से कथन सत्य है? पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को एनक्रिप्ट करता है, तो यह कथन सही है, एनक्रिप्ट बिल्कुल करता है। ठीक है, दूसरा कथन है HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रदान करता है, तो यह गलत है, कम नहीं प्रदान करता है। इसके बाद तीसरा है कि HTTPS SSL या TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो ये भी सही है। ठीक है,
इसके बाद HTTP चौथा है, HTTP को और HTTPS को बिना जोखिम के एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं कर सकते। तो आंसर सही हो जाएगा डी, पार्ट 1 और 3 सही है। ठीक है। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, क्लाइंट और डेटा सर्वर को SSL या TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करके एन्क्रिप्ट करता है, जिससे डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर किया जा सके। HTTP बिल्कुल भी एन्क्रिप्शन प्रदान नहीं करता, जबकि HTTPS एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित होता है। HTTP और HTTPS आपस में सीधे परिवर्तनीय नहीं होता, क्योंकि HTTP असुरक्षित होता है और इसे HTTPS से बदलने के लिए अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन और SSL या TLS की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? डेटा संचारित करने के लिए मुख्य रूप से ब्लूटूथ जो है किसका उपयोग करता है, ये बताना है। ठीक है, तो ये प्रयोग करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का प्रयोग करता है। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों का उपयोग करता है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर काम करता है, जो RF स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, और यह कम दूरी के लिए वायरलेस डेटा ट्रांसफर की अनुमति देता है। कौन सा प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करता है कि एक ट्रांसमिशन दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड है? ठीक है, ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड है, ये है कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है? तो वो होता है SMTP ओवर TLS। ठीक है, SMTP के साथ TLS जो होता है, ये क्या सुनिश्चित करता है? TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इसका फुल फॉर्म है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग SMTP के साथ करते हैं, तो यह ईमेल ट्रांसमिशन को एनक्रिप्ट करता है, जिससे डेटा को सुरक्षित रूप से भेजा जा सकता है। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन ये अपने मूल रूप में सुरक्षित नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इंटरनेट तत्वों और उनके संबंधित मुख्य उद्देश्यों से मिलान करना। ठीक है, ये इधर लिस्ट दिया गया है और लिस्ट सेकंड है, लिस्ट फर्स्ट है। इसमें हमें मिलान करना है कि IMAP क्या होता है, वेब सर्वर क्या है, केबल मॉडेम क्या है, सर्च इंजन क्या है। तो ये सभी आप अगर जानेंगे तभी इसका मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं। इसमें IMAP की बात करें तो ये यूजर्स को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है, उसको IMAP कहते हैं। वेब सर्वर जो है ये वेबसाइट और अन्य वेब सेवाओं को स्टोर और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, केबल मॉडेम का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो एक हार्डवेयर उपकरण होता है जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। और खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन इसको इंग्लिश में कहते हैं, सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज ढूंढने या पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क में किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, या किस प्रकार के नेटवर्क का एक उदाहरण है जो कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था। तो ये कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क में हम लैन नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो आंसर क्या है? ए पार्ट इसका राइट है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है जो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि एक घर, कॉलेज कैंपस बिल्डिंग या स्कूल के अंदर डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर, प्रिंटर आदि को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि इनमें से किसके उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा संग्रहित करता है और GSM यानी मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है, इसमें बताना था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, उसको हम कहते हैं सिम। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म है सिम का। तो सिम जो है यूजर से संबंधित डेटा को स्टोर करता है। सिम का मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। यह एक छोटा चिप कार्ड होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगाया जाता है। सिम कार्ड नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनी से जुड़ा होता है और इसके माध्यम से मोबाइल नंबर कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट सेवाएं काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, किसी उपयोगकर्ता को भेजे गए ईमेल उनके कहाँ पर जाते हैं? ठीक है, ईमेल जो भेजा जाता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, किस में जाता है? तो ये जाता है इनबॉक्स में। आंसर यहाँ पे बी, डी ऑप्शन राइट है, इनबॉक्स। ठीक है, इनबॉक्स में जाता है। जब कोई मेल भेजा जाता है तो वो प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर के इनबॉक्स में पहुँचता है। इनबॉक्स वो फोल्डर होता है जो उपयोगकर्ता को प्राप्त होने वाले सभी नए ईमेल आते हैं। सेंट फोल्डर वो स्थान होता है जहां सेंडर द्वारा भेजे गए ईमेल जो है स्टोर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मॉडेम की गति की गणना निम्नलिखित में से
किस दर से किया जाता है? तो ये करते हैं बीपीएस से, ठीक है, बीपीएस से करते हैं। बीपीएस मतलब बिट्स प्रति सेकंड इसका फुल फॉर्म है, जिससे हम करते हैं। मॉडेम जो है एक नेटवर्क डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल जानकारी को इनकोडिंग और डिकोड करने के लिए एनालॉग कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। मॉडेम की गति बिट्स प्रति सेकंड में यानी कि बीपीएस में मापी जाती है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक का नाम क्या है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो उनका नाम था टिम बर्नर्स ली, जो कि ए पार्ट में दिया गया, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन @ है। @ के द्वारा अलग किया जाता है, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो बना हुआ है चिन्ह इसको @ कहते हैं, जो कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? तो इसमें से वो हो जाएगा आंसर इसका डी ऑप्शन आउटलुक सेवा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो ईमेल सेवा संचालित किया जाता है वो है आउटलुक, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यवसायों के लिए एक ईमेल क्लाइंट के रूप में लोकप्रिय होने के बावजूद आउटलुक में कैलेंडरिंग, कार्य प्रबंधन, संपर्क प्रबंधन, नोट टेकिंग, जनरल लॉगिन और वेब ब्राउजिंग जैसे कार्य सभी भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, हैशटैग जो आप लगाते हैं इस समय सोशल मीडिया, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राइमरी पर्पज इसका क्या होता है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आसान खोज के लिए कीवर्ड और विषयों को चिन्हित करना, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। हैशटैग का इस्तेमाल सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी साइट्स पर किसी फोटो, वीडियो, पोस्ट, कमेंट्स और इवेंट्स आदि को सर्च करने के लिए करते हैं। इसका अर्थ होता है टैगिंग से, ठीक है। अगर आप अपनी किसी पोस्ट, इवेंट्स, मैसेज को आगे हैशटैग लगा दें तो उस हैशटैग पर क्लिक करने से उस पोस्ट से जुड़ी सारी जानकारी हमें उसी पेज पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है हैंग आउट। हैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह किसके द्वारा डेवलप किया गया है या किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो गूगल के द्वारा हैंग आउट सर्विस को बंद करके गूगल मीट और गूगल चैट को जारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का सी पार्ट हो जाएगा ब्राउजर। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी की खोज करने और पुनः प्राप्त करने और नेविगेट करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। जब कोई यूजर्स किसी विशेष वेबसाइट से वेब पेज का अनुरोध करता है तो वेब ब्राउज़र प्राप्त करता है और यूजर्स के पेज पर जो है प्रदर्शित करता है। पहला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का नाम क्या था? मोज़ेक था, ये भी याद रखिएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके से दिया गया यहाँ पे। कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों को आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया है? तो इसमें से वो कौन सी वेबसाइट है? तो ये हो जाएगा लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन हो जाएगा, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन। लिंक्डइन जो है एक अमेरिकी व्यवसाय और रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। ये एक ऐसी सोशल मीडिया साइट है जो दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का तरीका है। ये रोजगार अवसर तथा विचारों और ज्ञानों को आदान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। नौकरी चाहने वालों को नौकरी चाहने वाले नौकरी पोस्ट करने के लिए अपने CV और नियोक्ताओं को पोस्ट करने की अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है। ठीक है, ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा, @ का चिन्ह करके हम अलग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है। विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट हो जाएगा ईमेल। ईमेल है, ठीक है। ईमेल एक सर्विस है जो यूजर को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध है, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट या सेव। इसमें से कौन कौन से ईमेल हेडर में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मतलब फ्रॉम भी होता है, टू भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन सेव उसमें नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ईमेल हेडर में क्या क्या होता है, तो फ्रॉम होता है, टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है और सब्जेक्ट होता है। चलिए ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ है। बीसीसी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म बनता है। सी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, या यूआरएल का अर्थ क्या है, इसमें से बताना था, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी तरह के रिसोर्स या संसाधन का यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, यूआरएल को वेब एड्रेस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है और उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है बी पार्ट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। आंसर यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीपीएन कहते हैं। वीपीएन जो है एक पब्लिक नेटवर्क से एक प्राइवेट नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है, अर्थात यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता इनमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, संकेत छीड़न। आंसर क्या हो जाएगा, संकेत छीड़न। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ईमेल के लिए इनमें से हम SMTP और POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ईमेल प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो क्लाइंट को मेल सूचना का सही ढंग से प्रसारित करने में मदद करता है। अब पॉप, SMTP और IMAP ईमेल प्रोटोकॉल के उदाहरण हैं। SMTP जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वरों के मध्य संचार नियम स्थापित करना। SMTP के माध्यम से ही हम इंटरनेट पर एक दूसरे को मेल भेज और रिसीव कर सकते हैं। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है तथा इसकी पोर्ट संख्या याद रखिएगा, SMTP की कितना है, 25 है। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन। पॉप का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ईमेल प्राप्त करने और भेजने में सहायक होता है। ये प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने का कार्य करता है। इसका नवीनतम संस्करण अभी फिलहाल POP3 चल रहा है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर से मेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग POP3 की तरह मेल सर्वर से मेल को रिट्रीव करने के लिए जो है किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। अगला प्रश्न, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विधि प्रदान करता है। तो वो हो जाएगा पॉप सर्वर। ठीक है, POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ईमेल प्राप्त करने में सहायक होता है। अभी ऊपर बातें हुई इसके बारे में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो SMTP का प्रयोग करते हैं, पॉप का भी इस्तेमाल करते हैं और IMAP का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ईमेल कम्युनिकेशन में SMTP, पॉप और IMAP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये आप याद रखें। इसके तीनों के बारे में बातें हो चुकी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड्स में से शामिल है, टू, सेव, CC और BCC। अब ईमेल हेडर की बात कर रहा है, ईमेल हेडर के बारे में बातें हुई हैं। यहाँ पे हम देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पहला, तीसरा
और चौथा शामिल है सेब, उसमें नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं देख लीजिए। टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है और सब्जेक्ट होता है। सेब इसके अंतर्गत नहीं आता। चलिए अगला प्रश्न आता है ईमेल में एसएमटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म अभी ऊपर बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ईमेल भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण, इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइटें इसमें से कौन कौन सी हैं बताना है। तो लिंक इन दिया गया है, ठीक है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम, तो तीनों सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तीनों। ठीक है, 1, 2 और 3। सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होती है जिसका उपयोग दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अन्य सगे संबंधियों से जुड़ने के लिए करते हैं, जिसमें आपका सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम आदि जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनना है। यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है। अब इसमें बताना है कि कौन ईमेल के बारे में सही कथन है इन दोनों में से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, पहला जो दिया गया है यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, जो कि गलत है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ईमेल का जो पासवर्ड होता है वो केस सेंसिटिव होता है, ना कि ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, देखिए ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम @ के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किसी भी ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह के दाहिने ओर का भाग डोमेन नेम होता है और @ के बाईं ओर का भाग जो है यूजर नेम होता है। उदाहरण के लिए अगर ये देखिए इस तरीके से अगर लिखा हुआ है एक ईमेल आईडी, तो ये इसमें ईमेल एड्रेस है, जहाँ YCT बुक्स यूजर नेम है और gmail.com जो है क्या है, डोमेन नेम है। ठीक है, ईमेल केस संवेदी नहीं होता, मतलब केस सेंसिटिव नहीं होता। सभी अक्षर लोअर केस में होने से ईमेल एड्रेस पढ़ने में आसान हो जाता है तथा इसके अपर और लोअर केस में भी बिना किसी त्रुटि के डाटा को संचार कर सकते हैं। चलिए, किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होता है, तो वो होता है सिंक्रोनस मॉडेम। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। सिंक्रोनस मॉडेम डेटा के साथ क्लॉक सिग्नल भेजते हैं। डेटा से क्लॉक सिग्नल को पुनर्प्राप्ति करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सर्किटरी के कारण एसिंक्रोनस मॉडेम की तुलना में अधिक महंगा होता है। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण जैसे एक्स मॉडेम, वाई मॉडेम और जेड मॉडेम है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो है ऑप्शन कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ईथरनेट। ईथरनेट जो है लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीक है। इसकी अभिकल्पना जो है ये 1973 में बॉब रॉबर्ट मेटकाफ ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईथरनेट याद रखिएगा। चलिए, जीमेल में फ्री स्टोरेज कितना प्रदान करता है, पूछा गया क्वेश्चन। जीमेल फ्री स्टोरेज की बात करेंगे तो ये कितना प्रदान करता है, तो ये 15 GB प्रदान करता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं इनमें से। तो प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए इनमें से अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी टोपोलॉजी में सभी संजाल संध्या मतलब नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। इनमें से तो 91 का आंसर ए पार्ट हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट स्टार टोपोलॉजी होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से कौन सा नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न डिवाइस के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित डिवाइस को आपस में संचरण करने देता है, भले उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या विकल्प जो यानी कि डिजाइन में कोई अंतर हो। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, तो ये होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल में के अंतर्गत। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, टीसीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, देखते हैं इनमें से कौन सा एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े डिवाइस का एक संग्रह होता है, या यह छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक
यूजर्स के साथ एक होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों यूजर्स और डिवाइसों के साथ एंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। तो ये किस नेटवर्क के बारे में बात करें बेसिकली, तो ये लैन, जहाँ पे एक घर या भवन या कार्यालय की बात करें वहाँ लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95। वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक यानी सिग्नल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं का संयोजित करता है। तो वो कौन है इसमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी पार्ट हो जाएगा। ये मैशअप के बारे में बात करा, मैशअप हो जाएगा। ठीक है, वेब विकास में मैशअप एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन है, एक ये सिग्नल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा सृजन करने के लिए बहुत सेवाओं को संयोजित करता है। ठीक है, मैशअप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द इसमें से किससे संबंधित है, तो ये बी पास हो जाएगा, ये सर्च इंजन से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं हब का। किसका प्रयोग करते हैं, हब का इस्तेमाल करते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ए पार्ट। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु होता है जिसे हब नोड कहा जाता है। इसी से कंप्यूटरों को संयोजित करते हैं। पूरा नेटवर्क किसी केंद्रीय नोड पर निर्भर करता है। यदि केंद्रीय नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है स्टार टोपोलॉजी में। चलिए एडीएसएल, डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्य स्थल तक ऊपरगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्य स्थल को अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। इसमें से कौन किस प्रकार प्रदान करता है, तो उच्चतर प्रदान करता है। ठीक है, हायर माने एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एडीएसएल का फुल फॉर्म है। एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्निक है जो पारंपरिक वॉइस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा किस पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये लाइट पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर करता है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना यानी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक यूजर्स वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है। यह है किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित, संचालित किया जा सकता है। तो कौन सा क्लाउड है, तो ये बातें कर रहा है निजी क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड के बारे में। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड जो होता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिग्नल संगठन के द्वारा कई उपभोक्ताओं द्वारा अन्य उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। यह संगठन एक तीसरे पक्ष या उनमें से कुछ संयोजन द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है और यह परिसर में उसके पास जो है मौजूद हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या है। ठीक है, तो क्रोम, सफारी, ओपेरा के बीच इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये सभी एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, वेब ब्राउजर हो जाएंगे। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, केविन सिस्ट्राम और माइक क्रीगर के निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं। तो ये दोनों किसके संस्थापक हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम जो है मोबाइल, डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है जो यूजर्स को फोटो या वीडियो की सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना केविन सिस्ट्राम और माइक क्रेगर के द्वारा 2010 में किया गया था। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, तो जेन कुम और ब्रायन एक्टन है। ट्विटर के जैक डॉर्सी, नोगलास बिजस्टोन और इवान विलियम्स ने मिलकर जो है स्थापना किया था। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग में आता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए अगर ईमेल प्राप्त करा जाता है तब उसके लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, POP3 और IMAP दोनों प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी पार्ट, क्लाइंट। क्लाइंट एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। ठीक है, कल क्लाइंट के बारे में बात करें तो क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर के द्वारा दी गई सेवाओं का उपभोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। सामान्यतः क्लाइंट की प्रकृति या कार्य के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उसमें आता है
थिंक क्लाइंट, दूसरा है थिन क्लाइंट और तीसरा है हाइब्रिड क्लाइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरण के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें क्लाइंट्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या है? आंसर इसका है डी ऑप्शन, वो सर्वर क्लाइंट होता है। ठीक है, सर्वर एक ऐसा डिवाइस है जो अन्य प्रोग्राम, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम और उसके यूजर को सेवा प्रदान करता है। रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमलिंसन ने क्या किया था कंप्यूटर में? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर ये पार्ट हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहला ईमेल भेजा था, सबसे पहला ईमेल भेजा गया था। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। किसी बहुकार्यन तंत्र में, किसी बहुत कार्य तंत्र में कौन सी रैम की एक निश्चित मात्रा जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र में के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके, तो वो होता है बफर। ठीक है, बफर रैम। बफर जो होता है किसी मल्टीटास्किंग सिस्टम में रैम की एक निश्चित मात्रा होती है जिसे टेम्परेरी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले डेटा में मैनिपुलेशन कर सके। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर में काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? इनमें से 108 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का क्या माप होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो होता है बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ जो होता है किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? जो है डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बैंडविड्थ जो होता है किसी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की माप होती है। बैंडविड्थ को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है और बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 110 है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? कंप्यूटर में पिंग कमांड की बात करेंगे तो किसी निर्दिष्ट यानी कि दिए गए गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए पिंग कमांड का उपयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पिंग जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो यह पता लगाता है कि कोई कंप्यूटर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक पहुंच पा रहा है या नहीं। ठीक है, इसके लिए होस्ट एक संदेश भेजता है और यह देखता है कि कितने समय बाद संदेश पुनः मिल रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने वाला इनमें से जो है वो है आईएसपी। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट सेवा उपयोग का प्रदान करती है जैसे डायल अप, डीएसएल, केबल मॉडेम, वायरलेस, समर्पित हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, इंटरकनेक्ट सहित कई तकनीक का उपयोग जो है करके डेटा प्रेषित किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहते हैं अटैक सरफेस। क्या कहेंगे? अटैक सरफेस कहेंगे। आंसर ए पार्ट हो गया। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे अटैक सरफेस कहा जाता है। एवं एक ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी और गैर कानूनी तरीके से उन्हें हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, वो व्यक्ति जो है क्या कहलाता है? हैकर कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? तो इनमें से कौन सा एक उपाय नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, ए पार्ट जो दिया गया है, अन्य यूजर्स के साथ संगीत फाइल्स की छवियाँ साझा करना, तो इससे जो है वायरस पहुंच सकता है कंप्यूटर में। ठीक है, इसके बाद दिया गया बी, प्रलेख और पीडीएफ फाइल्स बनाना। ठीक है, तो देखिए जो फाइल्स जब बनाएंगे तो आप कोई चीज़ इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, वायरस पहुंचने की संभावना कम रहती है, मतलब नहीं रहती है। फिर स्पैम ईमेल या ईमेल संलग्नक खोलना, तो स्पैम ईमेल खोलेंगे तो उससे तो बिल्कुल 100% है कि वायरस संभावना अटैक करेगा।
निःशुल्क गेम्स, टूल्स बार, मीडिया प्लेयर्स, अन्य प्रणाली उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करना। तो ये भी जो है संभावना है कि आप वायरस अटैक कर जाए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बनता है जो आपका आंसर हो जाएगा, जो इसका एक उपाय है जहाँ से आपको जो है वायरस अटैक नहीं करेगा, वो है बी पार्ट। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है इनमें से? ठीक है, वेब ब्राउज़र यहाँ पे अगर हम देखें गूगल दिया गया है, फायरफॉक्स, मोजिला दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, नेटस्केप, नेविगेशन। यहाँ पे अगर हम देखें तो गूगल जो है वेब ब्राउज़र नहीं होता। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइट को प्रदर्शित करता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही ये अन्य सामग्री जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यानी XML जैसे भाषाओं का उपयोग करता है। इसमें आपके फायरफॉक्स, मोजिला आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है, नेटस्केप, नेविगेटर है, यूसी ब्राउज़र है, सभी वेब ब्राउज़र के प्रकार हैं। जबकि गूगल एक क्या है? सर्च इंजन का प्रकार है। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का फुल फॉर्म क्या है? अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो होता है इसका, हिंदी में लिखा हुआ यहाँ पे आवेदन सेवा प्रदाता और सक्रिय सेवक पृष्ठीय दोनों हो सकता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ASP का फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है, यह एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट वेब पेज के बीच मध्यस्थता करता है। इसका सारा काम सर्वर पे होता है। और SP का फुल फॉर्म इसका है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी होता है। तो दोनों हो सकते हैं इसके एप्लीकेशन। ठीक है, आंसर। अगला प्रश्न है ई-कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो सभी देखिए ई कॉमर्स जितने भी ई से शुरुआत होते हैं सभी ई सेवाएं होती हैं। आंसर यहाँ डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए, पहला दूरसंचार उपकरण इनमें से कौन सा था? पहला दूरसंचार उपकरण इनमें से टेलीग्राफ था। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब शुरुआत किया गया था? तो इसका ये 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरुआत किया गया था। फिर 1891 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया और डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा हुआ करता था। 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई थी। चलिए, कुकी के बारे में पूछा गया तो एक कुकी जो होता है उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी स्टोर करता है। तो ये सही है इसके लिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं इनमें से? तो PPP ये जो है कंप्यूटर प्रणाली से पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, UR यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लेकिन EPF कोई इसमें कंप्यूटर से संबंध नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां पर क्या होता है? तो ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां पे ध्वनि, वीडियो, डेटा साथ संचरित होते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, ISDN को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कहा जाता है। चलिए, IP कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो IP का फुल फॉर्म बनता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर प्रणाली में कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण मतलब डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, टेलीफोन नेटवर्क के तारों का डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी पार्ट जो वर्क ग्रुप का नाम जो है क्या होता है? एक अद्वितीय यूनिक नहीं होता। बाकी IP एड्रेस कंप्यूटर का जो है यूनिक होता है, कंप्यूटर का नाम ये सभी होता है, लेकिन वर्क ग्रुप का नाम नहीं होता। चलिए, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए पार्ट हो जाएगा। IP एड्रेस से उसकी पहचान क्या होती है? निश्चित होती है। निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा www में पहुंच सकता है? तो वो हो जाएगा HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग www द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए करते हैं। ठीक है,
HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म पूछा गया तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि दिया गया है बी पार्ट में, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है इनमें से? तो वो हो जाएगा TCP IP। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने आज देखा, डिस्कस किया। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो हम पर नहीं करेंगे, अगले चैप्टर जो होगा उसमें हम ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और उनका उपयोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।